जय हिंद। कैसे हो? देखो, आज का जो सिलेबस है, आज का जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.2, ठीक है। इसमें क्या है, आपको ज्यादातर क्वेश्चनों में अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले समझो कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, उससे पहले समझो कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या समझते हैं, भाज्य संख्या समझते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकालना सीखेंगे। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद से हम लोग इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो, पहला चीज क्या जानना है हमको, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या, और उसके बाद से क्या जानेंगे, भाज्य संख्या क्या होता है। देखो, वे सारी संख्याएं जो सिर्फ या तो एक से कटे या अपने आप से कटे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसमें एक, ये जो संख्या है ना एक, यह एक अपवाद है, ठीक है। यानी कि एक को छोड़ के बाकी ऐसी कोई भी संख्या है जो या तो एक से कटे या तो अपने आप से कटे, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण देखो, ऐसे नहीं समझ में आएगा, उदाहरण से देखो। उदाहरण यदि हम मान लो 2 लिखते हैं, ठीक है, तो 2 किस किस चीज से कटेगा, या तो 1 से कटेगा नहीं तो 2 से कटेगा। क्या किसी कोई और संख्या है जो इसको काट दे, है किसी में हिम्मत? नहीं है, इसलिए 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो हम एक ऐसे रैंडमली एक संख्या लेते हैं, मान लो 9 लेते हैं। क्या 9 1 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। और कोई भी संख्या अपने आप से तो कटती ही है, यानी 9 से तो ये कटेगी ही। क्या 1 और 9 के अलावा किसी और संख्या से ये कटेगी? बिल्कुल कटेगी। 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 3 तरीके 9, 3 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है, इसको हमने मिटा दिया। अब इसी तरीके से कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 5 को देखो, 5 क्या 1 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा। क्या किसी और संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। देखो, एक कोई भी संख्या अपने से छोटी संख्या से ही कर सकती है, 1 से कटना ही है, 2 से कटेगा ही नहीं, 3 से कटेगा ही नहीं, 4 से कटेगा ही नहीं, और कोई संख्या इसके बीच में है ही नहीं है। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो 5 है वो क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से हम कुछ अभाज्य संख्याएं लिख दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। शुरू से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। और 2 का एक और क्वालिटी होता है कि यह इकलौता सम संख्या है जो अभाज्य है। बाकी दुनिया की कोई भी सम संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। जब भी अभाज्य संख्या होगा कुछ ना कुछ विषम संख्या ही होगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है। 11, 13, 14, 15, 16 नहीं होगा, 17, 19, 20, 21, 22 नहीं होगा, 23। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। ये किस टाइप की संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। ये इनमें से किसी भी संख्या को देख लो, चाहे 19 को देख लो, 23 को देख लो, 17 को देख लो, या तो ये 1 से कटेंगी नहीं तो अपने आप से कटेंगे, ठीक है। और जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती है वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। ये आप लोग समझ सकते हैं। जो भी संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होंगे क्या होंगे, भाज्य संख्याएं होंगे। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं गुणनखंड निकालना सीखने। गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, देखो, कोई भी एक संख्या है उसका गुणनखंड निकालना हो, या फिर हम चलते हैं प्रश्नावली पे ही, ठीक है। प्रश्नावली में एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य गुणनखंड निकालना भी सीख लेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्रश्नावली 1.2 का पहला आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसमें पहला संख्या क्या दिया हुआ है, 140। पहला क्वेश्चन का पहला संख्या क्या दिया हुआ है, 140। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं जानते हो, देखो हम बताएं ना, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। शुरू से पहले 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। पहले क्या करना है, 2 से भाग देना है।
जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो 3 से दो, भाग गया तो ठीक है, नहीं गया तो 4 से नहीं 5 से दो, ठीक है। अगर तो देखो 2 से नहीं कटेगा तो 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 देखो जो 4 लिख रहे हो, 4 कैसे लिखते हो, 2 गुणे 2, तो यदि 4 से कटेगा तो संख्याएं 2 से भी कटेंगी, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। अब देखो, अब इस तरीके से इसको ऐसे हम लोग गुणनखंड निकालना होता है तो ऐसे कर लेते हैं, पहले 2 से भाग देते हैं, कितने बार में कटेगा, 70 बार में, फिर 2 से भाग दो, कितनी बार में जाएगा, 35 बार में, और किससे जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 5 से भाग दोगे तो 7 बार में, फिर किससे, 7 से भाग दो, 7 से भाग दोगे 1 बार में। ये क्या है, 140 को, इसका मतलब हम लोग 140 को किस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इस रूप में हम लोग आराम से लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। यही कह रहा है इसी तरीके से लिखने के लिए। तो जब आप लोग लिखिएगा तो हाई वाला जो प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आप लोग रफ में कीजिएगा, जब भी आप पेपर में लिखेंगे ये वाला प्रोसेस कहां करेंगे, यहीं कहीं बगल में ही रफ कर लो, ठीक है। अच्छा, पहले 140 लिख के ऐसे निकाल लो और उसके बाद से इस तरीके से करके इस रूप में दिखा दो, ठीक है। इससे क्या होगा, टीचर ये समझेगा कि तुम बगलिया में से ताक झांक करके नहीं लिखे हो, खुद से करके लिखे हो, ठीक है। ये खुद तुम्हें आता था तब जाके लिखे हो, ठीक है। तो इस तरीके से चलो एक और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन बताएं, कोई भी एक ले लो, मान लो चौथा ले लेते हैं। चौथा पार्ट देखो क्या कह रहा है, चौथा पार्ट कह रहा है 5005, 5005 काटो, देखो कैसे कटेगा। ये किस चीज से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से वही संख्याएं कटती हैं जो सम संख्या होती है, ये तो विषम संख्या। 5 से दिख रहा है कटेगा, तो 5 से काटो, 1 0 0 1, ठीक है। अब किससे कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। 6 से क्यों नहीं कटेगा, जब 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 6 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से चेक करते हैं, 7 करने 7 और 3 और 1, 7 चौको 28, 29 30 31, 3 1, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से देखो, 11 9 99, 11 से कटेगा, देखो 11 से काटोगे तो 11 9 99, ठीक है। 1 बचा और 1, 11 करने 11, ठीक है। अब देखो किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 सते 91, देखो ये 7 से कट सकता था, ठीक है, एक बार में। इसको 5000 देखो कैसे काट के देखना, 7 से भी कट जाएगा, तो यहां नीचे कट रहा है तो यहां भी कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि 5005 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5005 बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13, 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं। तो यही क्या होता है, इसी को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी इसमें 2-3 पार्ट और है, उसको आप लोग लगा लीजिएगा सेम इसी तरीके से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखो एलसीएम एचसीएफ आप में से मैक्सिमम लोगों को निकालना आता होगा। उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है, हो सकता है कि आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़े हो, नहीं भी पढ़े हो तो हम बता दे रहे हैं। क्या होता है, किसी संख्या का एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती, जिसको लॉसो कहा जाता है। एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्ती, जिसको मौसो कहा जाता है। यह क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यदि दो संख्याओं का लॉसो और मौसो निकालना हो, ठीक है, तो अगर तो दो संख्याएं हो, दोनों संख्याएं हमको पता हो, हमको उसका मौसो भी पता हो तो लॉसो निकल सकता है, लॉसो पता हो तो मौसो निकल सकता है। अगर तो लॉसो और मौसो दोनों पता हो और पहली संख्या पता हो, तो मतलब इसमें से कोई भी तीन चीजें पता हो तो चौथी चीज आराम से सूत्र से इसे निकल सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करना, एकदम दिमाग जो है खोपड़ी खोल के इस सूत्र को दिमाग के अंदर भर के खोपड़ी बंद, ठीक है, कहीं भागने ना पाए। अब चलिए हम लोग पहला इसमें से दूसरा का पहला पार्ट लगाते हैं। क्या कह रहा है, 26 और 91 का लॉसो निकालिए। तो ठीक है, इसका पहला पार्ट देखो, 26 और
91। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, लॉस ऑफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस ऑफ कैसे निकालते हैं ये आप लोग को बता देते हैं। तो 26 का पहले अभाज्य गुणनखंड करिए, क्या हो जाएगा, 26 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा 13, फिर 13 से कटेगा एक बार में। ठीक है, तो 26 बराबर क्या हो गया, 2 गुणे 13। ठीक है, अब इसी तरह 91 का निकालिए, 91 इसका कितना हो जाएगा, 91 का निकालेंगे तो 7 से 13, 7 करने 7 2 7 तरीके का। ठीक है, अब किससे कटेगा, 13 से कटेगा एक बार में। तो 91 को क्या लिखा जा सकता है, 91 को लिखा जा सकता है 7 गुणे 13। अब देखो, अब इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, ढूंढते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों में कॉमन क्या है। देखो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, दोनों कॉमन हो गया। इसको एक गोले में घेर लो, 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो अब कुछ कॉमन नहीं है। अब देखो, अगर तो पूछे कि इनका मौसप क्या है, यानी कि HCF क्या है, तो HCF के लिए है जो कॉमन है ना, यही क्या है, इनका HCF है। बस सिंपल सा इतना ही है। अगर तो इनका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 13। ठीक है, और LCM क्या हो जाएगा, देखो LCM क्या हो जाएगा, LCM देखो जो कॉमन है उसको कितने बार भी कॉमन है उसको 1 लिखो, यानी कि 13 ऊपर भी है 13 नीचे, तो इसको केवल 13 1 ही लिखेंगे। और जो कॉमन नहीं है उसको पहले लिख लो, 2 कॉमन नहीं है तो 2 लिख लो गुणे, 7 कॉमन नहीं है तो 7 लिख लो गुणे, 13 दोनों में तो खाली एक बार 13 लिखो, बस यही इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि सिद्ध करना है कि इस फार्मूले को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो एलसीएम और एचसीएफ तो इनका हम लोग निकाल दिए हैं। तो देखो एलसीएम बराबर क्या है, एलसीएम है तुम्हारा, लिख लो इसका 13 सते 91, 91 दूनी 182 गुणे इसका एचसीएफ क्या है 13 बराबर पहली संख्या क्या है 26 गुणे 91, 26 गुणे 91। जब आप लोग इसका गुणा कीजिएगा तो यहां कुछ आएगा, इसका कुछ गुणा कीजिएगा तो यहां कुछ आएगा, और दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अतः इससे सिद्ध होता है कि किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या या संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें बाकी जो 2-3 पार्ट है सेम इसी तरीके से निकलेगा। ये कोई हाई स्कूल के लेवल का सवाल नहीं है, कक्षा 6, 7, 8 में आप लोग पढ़े होंगे, इसीलिए हम इसमें इतना ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। फिर भी हमने आपको समझा दिया, आपको समझ में पूरा आ गया होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम वही चीज है, ऊपर वाले में नहीं लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो उसको आप लोग किसी भी विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, लेकिन नीचे वाले में लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना। चलो इसमें भी कोई क्वेश्चन हम बता देते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन इसमें भी बताते हैं ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। चलो तीसरा का पहला पार्ट ही लगा देते हैं। पहला पार्ट क्या हो जाएगा, 12, 15, 21 है, 12, 15, 21, तो 12 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से काटिएगा 6, 2 से काटिएगा 3, 3 से 1। ठीक है, 15 का कितना हो जाएगा, 3 से काटिएगा 5 और 5 से 1, और क्या है 21 है, 21 का क्या हो जाएगा, 3 से काटिएगा 7, 7 से काटिएगा 1। अब देखो इसका 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 5, 21 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 7। अब एक चीज देखो, इनका अगर तो एलसीएम निकालना हो तो क्या हो जाए, पहले एचसीएफ देखो, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ये 3 क्या है, इन तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कुछ कॉमन नहीं है। देखो और कोई चीज कॉमन है नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन नहीं है पहले उन सबको लिख लो, है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 और गुणे 3, तीनों में कॉमन तो उसको खाली एक बार 3 लिख दो, बस हो गया, यही इसका क्या है एलसीएम है।
इसी को आप लोग एलसीएम को गुणा करके लिख लीजिएगा, जो भी गुणा हुआ है। 2 दूनी 4 5 20 और 7 तरीके 21 दूनी 42 420। देखो नंबर भी कितना खतरनाक आया। ठीक है, तो इस तरीके से करके अभाज्य गुणनखंड। और देखो अगर तीनों में कुछ कॉमन न मिले तो तब उसका HCF क्या होगा, तब उसका HCF हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें भी गुणे 1 है, इसमें भी गुणे 1 है और इसमें भी गुणे 1 है। तीनों एक कॉमन ले लो, बस यही क्या हो जाएगा, एक ही उसका HCF हो जाएगा। बस यही करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखो, चौथा क्वेश्चन है HCF 306 और 657 बराबर है 9। क्या है, 306 गुणे 306 और गुणे नहीं दिया है, क्या दिया है, 657 बराबर कितना कह रहा है, 9। और कह रहा है एलसीएम इसका ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे, वही सूत्र है क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम। तो देखो पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657 बराबर 9 गुणे मान लेते हैं एलसीएम x है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 157 बटा 9। 9 से काटो इसको, कितना होगा, 3 9 तरीके 27 और 3 और 6 9 चौका 36। अब 157 गुणे 34 कर लेना, यही क्या हो जाएगा, यही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये तो एकदम बाबू वाला सवाल था, इसमें तो कोई दमे नहीं है, ये पूरा एक्सरसाइज ही वही है, एकदम कोई बिना दम वाला। ठीक है, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं है, 1 नंबर का सवाल ऐसे ही एक्सरसाइज में से आता है और यही आप लोग छोड़ देते हैं। और इसी वजह से जो 70 में 70 मिलना होता है 69 हो जाता है, 70 में 70 नहीं हो पाता है और जिंदगी भर बैठ के पछताते रहता है कि अरे काश वो 1 नंबर वाला पढ़ लिए होते हम, तो हमारा पूर्णांक मिल गया होता। तो वैसा नौबत ना आए, इसकी वजह से क्या करना है, हमको इन सब चैप्टरों को भी बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब बाकी हाउ सब तो चलता रहेगा, पढ़ाई भी उसी में जरूरी है। 5वां प्रश्न देखो, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या यन के लिए 6 पे घात यन अंक 0 पे समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसको हमको चेक करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले तो हम ये बता दें कि ये क्वेश्चन है बहुत मजेदार, आधे लोगों को तो ये समझे में नहीं आता है। ठीक है, कह क्या रहा है, ये कह ये रहा है क्या 6 पे घात यन है तो क्या यह 0 पे समाप्त हो सकता है। यानी कि देखो 6 पे घात यन है तो बराबर जो भी हम लिखेंगे क्या उसका इकाई का अंक 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, 6 का अगर तो जैसे मान लो ऐसे मान लो 5 पे घात कितना है, चाहे मान लो 10 पे घात कितना है, 10 पे घात 5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर क्या हो गया, 10 पे घात 10 के आगे कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इकाई का अंक क्या है 0 हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, इसमें इकाई का अंक 0 हो सकता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, ये पूछ ये रहा है क्या ऐसे ही 6 पे घात यन हो, अब यन का हम कुछ मान रख दें प्राकृतिक संख्या में, चाहे 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो 5 रखो 6 रखो, चाहे जितना रख दो, क्या 6 का कोई भी ऐसा संख्या है, कोई ऐसा घात इस पे यन के जहाँ पे कोई भी ऐसा, यानी कि 6 पे कोई ऐसा घात चढ़ाया जा सकता है जिससे कि इसको विस्तार किया जाए, जब इसका मान लिखा जाए, जैसे इसका हम विस्तार किए हैं तो इकाई का अंक जैसे इसमें 0 आया तो क्या इसमें 0 आ सकता है, यही कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे। देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको यह करना पड़ेगा कि 6 जो है ना, 6 पे घात यन है तो 6 को पहले अभाज्य गुणनखंड करो। तो 6 को अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 यही होता है, तो 3 गुणे 2 पे घात यन। ठीक है,
भाई 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 पे घात n, यही लिख सकते हैं। ठीक है, और इतने के ये किसके बराबर होगा, इसको हम लोग इससे लिख सकते हैं 3 पे घात n गुणे 2 पे घात n। अब एक बात बताओ, 3 का कोई भी घात हो या 3 के ऊपर कितना भी घात हो, मान लो 3 के ऊपर 1 घात हो, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 पे घात 2 हो तो क्या लिखो, 3 तरीके 9, फिर 3 पे घात 3 हो कितना हो जाएगा 27, 3 पे घात 4 हो कितना हो जाएगा 81, 3 पे घात 5 हो कितना हो जाएगा 243, हाँ 3 पे घात 6 हो कितना हो जाएगा 3 तरीके 9, 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6 1 7, 729। अब एक चीज देखो, इसमें इकाई का अंक क्या है 3 है, इसमें 9 है, 7 है 1 है, 3 9 7 1, फिर से उसके ऊपर जितना भी घात बढ़ाओगे ना फिर से वही 3 9 7 1 वही रिपीट करने लगेंगे। 2 का कोई भी अगर तो क्या बोलते हैं कि 2 का कोई भी यदि क्या बोलते हैं घात लेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2 पे 1 घात बराबर होता है 2, 2 पे 2 घात 4, 2 पे 3 घात कितना होता है 8, 2 पे 4 घात कितना हो जाएगा 16, 2 पे 5 घात 32, फिर से यही संख्या रिपीट करने लगेगा। ठीक है, या एक तरीके से और कह सकते हैं कि यदि इसके इकाई का अंक 0 आएगा तो किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 होता है तो 5 से डिवाइड हो सकता है और 10 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, देखो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी भी संख्या का कोई भी संख्या मान लो, ले लो कोई भी, जैसे मान लो 2 5 7 0, लास्ट में इसी इकाई का 0 है, 0 पे समाप्त हो रहा है, तो क्या यह 2 से कटेगा, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है कि क्या यह 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 है तो वह संख्या 5 से कट जाता है। विभाजकता का नियम आप लोग जरूर पढ़े होंगे, तो विभाजकता के नियम से हम यह कह सकते हैं किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या किससे कटनी चाहिए, वह संख्या 5 से कटनी ही चाहिए। लेकिन यदि हम लोग 6 का गुणनखंड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6 के गुणनखंड में 3 आ रहा है और 2 आ रहा है। अब एक बात बताओ, क्या इसके गुणनखंड में कहीं 5 आ सकता है, नहीं आ सकता है। चाहे n के ऊपर कितना भी घात हो, लिखो तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, चाहे जितना भी घात हो 3 ही आएगा, कहीं 5 से गुणा हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2 को भी जब विस्तार करोगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, बढ़ता ही जाएगा, 2 ही रहेगा, इसके ऊपर कितना भी घात रह जाए 3 ही रहेगा, 5 अबे नहीं करेगा। तो ये बताओ 5 से कोई कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि इसका 5 जब तक नहीं आएगा तब तक क्या कह सकते हैं कि इकाई का अंक 0 नहीं हो सकता है। या किसी भी संख्या के अगर तो इकाई के अंक में 0 है तो उसके गुणनखंड में 5 आएगा ही आएगा, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पे प्रूफ कर सकते हैं कि इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 3 आ रहे हैं, इसमें कोई 5 नहीं आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 पे घात n क्या बोलते हैं कि का 6 पे घात n 0 पे समाप्त नहीं होगा। इसमें बस इतना ही आपको लिखना था। ठीक है, बस यही आपको दिखा देना था कि इसको गुणनखंड करके दिखा दो और दिखा दो कि इसके गुणनखंड में कहीं 5 नहीं आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इसके इकाई का अंक, और इस तरह लिखना कि इसके गुणनखंड में कहीं 5 नहीं आ रहा है, 6 के गुणनखंड में कहीं 5 नहीं आ रहा है। चूंकि किसी भी इकाई का अंक यदि 0 है तो उसके गुणनखंड, उसका एक गुणनखंड 5 जरूर होता है। अतः हम कह, जो कि इसके 6 के गुणनखंड में नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि 6 पे घात n में n का कोई भी प्राकृतिक संख्या का मान रख दिया जाए, इसका घात क्या होगा, कभी 0 पे समाप्त नहीं होगा, इसका मान कभी 0 पे समाप्त नहीं होगा। बस इतना लिख लीजिएगा, ये आपका सवाल प्रूफ है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि इतना गुणे इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखो क्यों है, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, है गुणा नहीं है, गलती से गुणा मत कर देना, और एंड क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, 13 कॉमन है, 13 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर 7 गुणे 11 गुणे
बस 7 गुणे 11 13 तो कॉमन में चला गया, अब प्लस 13 कॉमन लग गया तो 1 बच गया। अब एक बात बताओ, क्या यह संख्या किसी संख्या से कटेगा? नहीं। जब 13 से भाग दोगे तो 13 से पूरा पूरा कट नहीं गया, तो ये क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि यह पूरा संख्या किस चीज से कट सकता है? इसको तुम गुणा करो और 13 उसमें जोड़ो, ठीक है, देखो वह संख्या 13 से भाग दो, देखो आराम से कटेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। कैसा संख्या? भाज्य संख्या है। इसी तरीके से इसमें देखो, इसमें 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 कॉमन ले लो, ठीक है, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 1, इसमें भी 5 से जब तुम भाग दोगे 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी कह सकते हैं कि ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या नहीं है, और नहीं यकीन हो तो तुम इतने संख्याओं का गुणा करो, इतने संख्याओं का, और उसमें 5 जोड़ो, ठीक है, और देखो पूरे संख्या को तुम 5 से भाग दो, देखो वो संख्या 5 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? पूरा तरीके से कट जाएगा। और अभाज्य संख्या का क्या परिभाषा होता है? अभाज्य संख्या का परिभाषा ये होता है कि वे संख्या है जो केवल स्वयं से कटे या 1 से कटे, किसी और संख्या से न कटे, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ये तो 5 से कट जाएंगे भाई साहब, यकीन नहीं हो तो चलो गुणा करके दिखा देते हैं यार। देखो कितना है? 1 से गुणा करने कोई मतलब है? 3 दूनी 6 चौको 24, 24 पचा कितना होता है? 120, 120 और 7 छके 42, ठीक है। अब 12 दूनी 24 और 12 चौको 48, 49, 50, देखो इतना है। क्या ये अभाज्य संख्या दिख रहा है? बिल्कुल नहीं है, ये तो सम संख्या है। सम संख्या केवल 2 ही ऐसा संख्या है, केवल 2 ऐसा होता है, केवल 2 है जो अभाज्य है, बाकी कोई सम संख्या दुनिया की ऐसी नहीं है जो अभाज्य संख्या हो, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। उसी तरीके से इसको भी जब गुणा करके जब 5 जोड़ोगे, इसमें 13 जोड़ोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। सातवां क्वेश्चन देखो इसका। सातवां क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि बहुत तेज दौड़ रहा है। देखो सोनिया जो है लड़कियां देखो धीरे धीरे दौड़ती हैं, ठीक है, लड़के जो तो तेज दौड़ जाते हैं। इसीलिए देखिए जब आप लोग मिलिट्री की भर्ती में देखिएगा, अच्छा कोई भी भर्ती, पुलिस की भर्ती में देखिएगा, तो लड़कों के लिए जो फिजिकल क्राइटेरिया होता है वो लड़कियों से क्या बोलते हैं कि ज्यादा होता है। लड़कों को दौड़ना होता है 8 किलोमीटर, तो लड़कियों को दौड़ाते हैं लोग 4 किलोमीटर। लड़कों की हाइट चाहिए होती है 170 सेंटीमीटर, तो लड़कियों की चाहिए होती है 160 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं आप लोग एक आरक्षण का नाम सुने होंगे, इसी को कहा जाता है आरक्षण, ठीक है। जिसमें देखो एक तो ये हो गया कि सबको बराबर हिस्सा दे दो, सबको बराबरी दिखाओ, ठीक है। लड़कियां नहीं समझती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ये आरक्षण दिया गया है इस जगह पे, ठीक है, और उनको क्या कम दौड़ने के लिए कहा जाता है। खैर उसको छोड़ो, हम लोग चलते हैं इस सवाल पे। इस सवाल क्या कर रहा है? इस टाइप का जब भी सवाल है, जब भी इस टाइप का सवाल है कि अगर तो ये कहे, जैसे मान लो कई बार देता है कि घड़ी की सुई, कि या घड़ी की सुई नहीं, ऐसे मान लो वृत्ताकार पथ है, चाहे ट्रेन है, एक इतना चलता है एक इतना चलता है, जहां भी रिपीटिशन हो, ठीक है। जैसे गोल चक्कर में, खासतौर पर गोल चक्कर में ऐसा होता है कि ये कह दे कि नहीं 4-5 लड़के हैं, 4-5 लड़के क्या है, कोई मान लो 10 मिनट में चक्कर पूरा करता है, कोई 5 मिनट में चक्कर पूरा करता है, कोई इतने में पूरा करता है, तो ये एक साथ जब दौड़ना शुरू करेंगे तो दोबारा कब मिलेंगे? इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन हो, यहाँ तो सिर्फ रवि हैं और क्या है, दूसरे सोनिया जी हैं, ठीक है। तो एक रवि हैं और एक सोनिया जी हैं, ये ही दोनों लोग दौड़ रहे हैं। अगर तो इनके जगह पे इनकी पूरी फौज भी आके दौड़ जाती, मान लो 10-15 लोग भी होते, और हमको ये निकालना होता कि दोनों आपस में कब आके मिलेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना होता? सिंपल एक काम करो, जितने टाइम में ये सब दौड़ रहे हैं, ठीक है, सबका लॉसा निकाल दो। लॉसा जितना आएगा उतने समय के बाद ये दोबारा एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। इस टाइप का सवाल जब भी आए, जब भी ये हो कि वृत्ताकार पथ में दौड़ रहे हैं, चाहे कितने लोग भी दौड़ रहे हैं, उसमें एक का टाइम है इतना मिनट में दौड़ ले रहे हैं, दूसरा का आदमी इतने मिनट में दौड़ ले रहे हैं, कोई इसी में बहुत तेज दौड़ गया, कोई इसी में बहुत धीरे दौड़ गया, कोई इसी में पता चला उसैन बोल्ट आ गया, दिखबे नहीं करेगा कितना तेज दौड़ रहा है। ऐसे इतना तेज दौड़ता है ना कि कई लोग कंफ्यूज है, अरे अभी तो यहाँ था, अरे वहां चला गया, वहां चला गया, ठीक है। तो वो भी आ जाए तो उनका भी एक टाइम तो होगा ना भाई, कि भाई इतने टाइम में दौड़ के कंप्लीट कर लेंगे। तो चाहे जितने भी लोग आ जाएं, हमेशा क्या करना है, अगर तो ये पूछे कि ये सभी लोग आपस में दोबारा कब मिलेंगे, कब एक साथ होंगे, ठीक है, तो इसका क्या करना है, हमको लॉसा निकाल देना है,
ठीक है। जैसे ये भाई लोग 2 लोग हैं, भैया बहिनी लोग हैं, एक जने 18 मिनट में दौड़ रहे हैं, एक जने कितने में दौड़ रहे हैं 12 मिनट में। तो इन लोगों का लॉसन निकाल, देखो ये हो गया 12, ये हो गया 18। 12 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, और 18 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 दूनी 6 गुणे 3। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या कॉमन हो जा रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, और क्या कॉमन हो रहा है 2 कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन ना हो पहले लिख लो, 2 गुणे 3 और गुणे यहां जो कॉमन है 2, और फिर ये इधर जो कॉमन है 3, गुणा करो तो कितना होगा 3 दूनी 6 दूनी 12 3 54। ठीक है, यानी कि 54 मिनट के बाद ये लोग दोबारा एक दूसरे से, ये भैया बहिनी जो लोग हैं एक दूसरे से मिलेंगे। और ठीक है, यानी कि यदि मान लो कोई वृत्ताकार पथ हो, यहाँ से दौड़ना शुरू किया तो एक जन मान लो एक भड़ाक के पूरा कर दिया, और दूसरे का बहिनी धीरे 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 पूरा कर रही हैं, तो भाई दौड़ते दौड़ते कई चक्कर लगाएंगे लोग, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर से यहाँ आएंगे, और ये भी 54 मिनट बाद ये भी भैया यहाँ आएंगे तो बहिनी आएंगे, दोनों लोग एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चलिए यहीं पे इसको, ये 7 क्वेश्चन हमने इसको कंप्लीट कर दिया, ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो गया। अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।